मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप। स्वागत है एक बार फिर आपका भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में। कक्षा 11 के भूगोल में हमारा चैप्टर चल रहा था प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में हमने पढ़ा जो हमारा लास्ट टॉपिक था प्राकृतिक वनस्पति चैप्टर में हमारा था सामाजिक वानिकी, यानी सामाजिक वानिकी वनों के संरक्षण से संबंधित हमने विभिन्न प्रकार के तथ्य पढ़े और वानिकी के हमने प्रकार पढ़े। आज उससे आगे का हमारा टॉपिक है वन्य प्राणी और इसके साथ साथ अन्य और टॉपिक हमारे आज के रहेंगे। तो वन्य प्राणी की अगर बात करें, आप देखते हैं कि जैसे आपने प्रैक्टिकली उदाहरण भी दिया होगा, आप जैसे घर से बाहर विभिन्न प्रकार के चिड़ियाघरों में या विभिन्न प्रकार के वनों में या अपने घर से बाहर जहाँ भी जाते हैं आपने विभिन्न प्रकार के पक्षियों को और जंगली जानवरों को, जंगली जंतुओं को आपने देखा होगा। वे सभी के सभी वन्य प्राणी की श्रेणी में रखे जाते हैं, या कुछ यूँ कहिएगा कि वनों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सभी के सभी हमारे वन्य प्राणी कहलाते हैं। अगर हम बात करें भारत में विश्व की दृष्टि से, यानी विश्व में जितने भी पेड़ पौधों की किस्में पाई जाती हैं या जितने भी जीव जंतुओं की किस्में पाई जाती हैं, उसका भारत में केवल 4 से 5% ही पाया जाता है। यानी विश्व की जातियों का, विश्व की पौधों की जातियों का 4 से 5% भारत में पाया जाता है। आप जानते हैं जितने हमारे वन्य जीव हैं, जितनी प्राकृतिक जो वन्य जीव हैं, प्राकृतिक पौधे हैं, हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं। धरोहर है यानी हमारे विभिन्न कार्य में हमारी महत्वपूर्ण सहायता देते हैं, सहायता प्रदान करते हैं विभिन्न कार्यों में। इसलिए वन्य प्राणियों की हमारी एक क्या कहते हैं आवश्यकता और बढ़ जाती है। ठीक है, आप जानते हैं जैसे अभी मैंने बात की, तो वर्तमान समय में जो हमारा जो हमारा एक जीवन है, उस जीवन के विकास के लिए मनुष्य ने इस धरती पर रहते हुए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किए हैं। क्रियाकलाप करते समय वो अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ने लगा। विकास के पथ पर कब उसने प्राकृतिक धरोहरों को परिवर्तित करना प्रारंभ कर दिया, प्राकृतिक चीज़ों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया, उसे ध्यान ही नहीं है। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में मनुष्य ने अपने विकास के लिए वनों का जो एक क्षेत्र है वो बहुत ही कम किया है। वनों को असीमित तरीके से काटा है, यानी वनों को अंधाधुंध तरीके से काटा है, जिसकी वजह से वनों की संख्या तो कम हुई है, वनों का क्षेत्रफल तो कम हुआ ही है, उसके साथ साथ उनमें पाए जाने वाले जीवधारियों की जो प्रजातियां हैं वो भी विलुप्त हो गई हैं। यूँ कहिएगा कुछ प्रजातियां तो बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। अगर हम उनके अस्तित्व की बात करें तो उनका अस्तित्व हमें कहीं दिखाई नहीं देता। आपने अपने आसपास के क्षेत्रों में प्रैक्टिकली अगर बात करें, जो गोरैया नाम की चिड़िया हुआ करती थी, आपने देखा होगा, बहुत ही कम दिखाई देती है। जो स्पेशली हमारे घरों के छप्परों पर या विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उन पर, या घरों की जो दीवारें होती हैं उनकी जो झुर्रियाँ होती हैं, उनकी जो झरोके होते हैं, उनमें वो रहा करती थी। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे बिल्कुल वो दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि मनुष्य ने वन्य जीवों, अपने विकास के लिए वन्य प्राणियों का दोहन किया है, वन्य जीवों के जीवन को संकट में डाला है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है उनके संरक्षण की। अगर हम संरक्षण की बात करेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप अपनाने होंगे। यानी सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर जैसे बात की कि मनुष्य ने विकास के लिए अपने फायदे के लिए हमारे वन्य जीवों के जीवन को संकट में डाला है, तो कुछ ऐसे कारण और आगे आने वाले हैं जहाँ मैं वर्णन करूँगा। यानी कुछ कारण ऐसे हैं जिन्होंने प्राकृतिक वनस्पति यानी वनों के क्षेत्र को कम किया है, उसके साथ साथ वन्य प्राणियों के जीवन को संकट में डाला है। तो हमारा टॉपिक बनता है वनों तथा वन्य प्राणियों की संख्या में होने वाली कमी के कारण। यानी कुछ ऐसे कारण रहे हैं, जैसे मैंने विकास की बात की, तो विकास में हमने कई सारी चीज़ों को सम्मिलित किया है। वो सारे के सारे कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से वन्य जीवों की संख्या में लगातार कमी आई है, हमारे वनों का क्षेत्रफल लगातार घटा है। तो कुछ इसमें कारण ऐसे हैं जो इसको हाईलाइट करते हैं, जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है उद्योगों के विकास के कारण वन्य जीव किस प्रकार से नष्ट हुए। क्योंकि आप जानते थे प्राचीन समय से, जब से पृथ्वी का जन्म हुआ, तब से हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधों और वन्य जीवों का एक संतुलन
बना हुआ था, जिसको हम पर्यावरणीय संतुलन भी कहते हैं। उस संतुलन के माध्यम से जितने भी जीवधारी हैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने कार्य को, अपने जीवन निर्वाह को करते थे और इस पृथ्वी से चले जाते थे। उस प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न हो गया है औद्योगिक विकास के कारण। किस प्रकार से आप जानते हैं, औद्योगिक विकास के माध्यम से औद्योगिकरण तो हुआ है, जो हमारे वन्य क्षेत्र थे उनको काटा गया है, उसके साथ साथ इन क्षेत्रों से औद्योगिकरण से होने वाले जो हानिकारक धुएँ हैं, हानिकारक केमिकल पदार्थ हैं, उनके माध्यम से हमारे जीवों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारी जलवायु पर पड़ा है, जलवायु भी तत्वों पर पड़ा है। उन तत्वों ने हमारे जीवन में बात करते हैं, जैसे ओजोन का क्षरण हो गया है, जैसे हम बात कर सकते हैं वायुमंडलीय जिसे वैश्वीकरण की बात करते हैं, जिसे वैश्विक तापन की बात करते हैं। वैश्विक तापन भी इस माध्यम से हुआ है, जिसकी वजह से वायुमंडल में जलवायु की दशाएँ विषम हो गई हैं। आप ऐसे ही बात कर लीजिए, कोई व्यक्ति है, अगर उसका जीवन अपने शरीर के अनुसार जो जलवायु पाई जाती है उसमें वो रह रहा है, लेकिन अगर उसकी विपरीत कंडीशन हो जाती है तो वो अपने आप को ढालने का कोशिश करता है, ढालने का प्रयास करता है। लेकिन जो हमारे अन्य वन्य जीव हैं वो बेचारे बेसहाय असहाय होते हैं, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं जो अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें, इसलिए उनका जीवन खतरे में पड़ गया है या उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है औद्योगिकरण के विकास के कारण। हम ये बात कर सकते हैं, जैसे उसमें उद्योगों का विकास हुआ तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों ने जन्म लिया। जैसे हम बात कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उद्योग, जैसे हम इमारती लकड़ी उद्योग की बात कर सकते हैं या ईंधन की बात कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, लगातार वनों को काटा गया है। तो वनों की कटाई, अगर हम बात करें उद्योग तथा ईंधन के लिए, वनों की कटाई इसका दूसरा प्रमुख कारण बना है, जिसकी वजह से हमारे प्राणियों की संख्या में विलुप्तीकरण हुआ है, प्राणी संख्या कम हुई है। तीसरा हम बात कर सकते हैं, इसमें आता है अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास के लिए वनों की कटाई। अगर मैं बात करूँ, सारा का सारा माजरा ये वनों की कटाई पर डिपेंड करता है, वृक्षों की कटाई के ऊपर डिपेंड करता है। वृक्षों को विभिन्न प्रकार के माध्यम औद्योगिकरण का विकास हुआ, वनों काट लिए गए, ये उद्योग विभिन्न प्रकार के उद्योगों ने जन्म लिया। ईंधन की बात कर सकते हैं या लकड़ी उद्योग की बात कर सकते हैं। इमारती लकड़ी वगैरह के लिए हमने वनों को काट लिया है, क्योंकि आप जानते हैं वनों में एक वृक्ष को पैदा होने में और वृक्ष को बड़ा पूरा वृक्ष बनने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन काटने में क्षणिक समय लग जाता है। इसी बार हम बात कर सकते हैं अधिक जनसंख्या। जैसे जैसे मनुष्य विकास की ओर बढ़ा है, वैसे वैसे हमारी जनसंख्या भी बढ़ी है, क्योंकि सुविधाएं कितनी हो गई हैं, जो जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए वो बढ़ रही है। और उसकी वजह से जब जनसंख्या बढ़ती है किसी क्षेत्र पर, तो उनके रहने के लिए, उनके आवास के लिए विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को काट कर, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में वनों को काट करके या वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को नष्ट करके, साफ करके वहाँ पर आवास बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमारे ये जो वन्य प्राणी हैं, वन्य जीव हैं, वो लगातार कम हुए हैं। इसकी हम बात कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट में आता है, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए, क्षमा अभी थोड़े से लाइट का कट ऑफ हो गया था, तो इतनी बड़ी बात करते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए हमने बात की थी। फिर आवश्यकता पड़ती है भोजन की, तो भोजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमें कृषि कार्य की आवश्यकता पड़ी, तो कृषि कार्य का क्षेत्र बढ़ाना पड़ा, जो कृषि है उसका दायरा बढ़ाना पड़ा। तो जिसकी वजह से दायरा बढ़ाना पड़ा, तो हमारे जो वन्य क्षेत्र थे या प्राकृतिक वनस्पतियाँ थी, जो घास फूस के क्षेत्र थे, उनको नष्ट करके वहाँ कृषि कार्यों में, कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया। तो बात कर सकते हैं कृषि क्षेत्रों के विकास की, यानी नंबर 5 4 पॉइंट करेंगे कृषि क्षेत्रों का विकास। और कृषि क्षेत्रों के विकास की वजह से वन्य प्राणियों का ह्रास हुआ है। ठीक है, इसके शॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके साथ साथ अगला पॉइंट आता है, आप जानते हैं नंबर 5 हम बात करेंगे शिकार। आप जानते हैं सम्रांत परिवार हुआ करते थे प्राचीन समय में, राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, या उसके बाद से जो पीढ़ियाँ आई हैं उनमें शिकार करने की लालसा रही है। और शिकार करने की लालसा की वजह से उन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के, उद्गम क्षेत्रों में जाकर के विभिन्न वन्य जीवों को अपने गोली का शिकार बनाया है और शिकार किया है, जिसकी वजह से उनकी संख्या में लगातार कमी हुई है। यानी शिकार भी इसका एक कारण रहा है, जिसकी वजह से हमारे वन्य जीवों की कमी लगातार हुई है। इसके साथ साथ हम अगला पॉइंट का बात करते हैं
किसी की हमने बात की। नंबर 5 हुआ हमारा शिकार। नंबर 6, जैसे जनसंख्या बढ़ी उसके साथ साथ हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों की आवश्यकता बढ़ी, और खाद्य पदार्थों की आवश्यकता बढ़ने की वजह से विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाने लगे। पशुओं के पालने के साथ साथ उनके चारागाह के लिए, क्योंकि उनको चरने के लिए, उनके भोजन के लिए भी विभिन्न प्रकार के चारागाहों का विकास किया गया। चारागाहों का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के वनों को साफ करके वहाँ विभिन्न प्रकार के अन्य जो पशुओं के चरने योग्य पदार्थ हैं, जो पशुओं के चरने योग्य जो वस्तुएँ हैं वो उगाई जाने लगी। यानी चारागाहों के विकास की वजह से हमारे वन्य जीवों का विकास, इसकी वजह से ही वन्य जीवों की संख्या में लगातार कमी आई है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से एक बात करूँ तो अगला आता है हमारा नंबर 7, मानव का डर। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मनुष्य का अधिक संख्या में वास होता है, तो उन क्षेत्रों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो मनुष्य के डर की वजह से अपने स्थानों से बाहर नहीं निकल पाते, या फिर उन्हीं स्थानों पर रहते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य के उनके जीवन में लगातार कहना चाहिए इंटरफेयर करने से उनके जीवन में प्रभाव आए हैं, जिसकी वजह से संख्या उनकी लगातार कम हुई है। अगला हम पॉइंट बात कर सकते हैं नंबर 8 में। नंबर 8 आता है हमारा प्राकृतिक आपदाएं। यानी प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़ की हम बात कर लेते हैं, प्राकृतिक आपदा की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक आपदा में बात कर सकते हैं बाढ़ की या फिर आग लगने की, जिनकी वजह से जंगलों में आग लग जाती है, या प्राकृतिक रूप से बाढ़ आती है तो नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में जो वन क्षेत्र होते हैं या ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ अधिकतर बाढ़ आती रहती है, जिनमें वहाँ के क्षेत्रों में वन्य जीव पाए जाते हैं, उनकी वजह से वहाँ के वन्य जीवों का ह्रास लगातार हुआ है। यानी प्राकृतिक आपदा भी हमारे वन्य जीवों की संख्या में लगातार कमी होने का कारण रहा है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा आता है वन्य जीव संरक्षण। तो जैसा कि अभी हमने बात की कि मनुष्य ने अपने विकास के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जीवों के जीवन को खतरे में डाला है, लेकिन आप इसके प्राथमिक तौर पर अगर बात करें तो जितने भी वन्य जीव हैं वो किसी न किसी रूप में, जैसा कि आप जानते हैं कि सारे के सारे वन्य जीव हमारे किसी न किसी कार्य में आते हैं। हमने बात की थी प्राकृतिक संतुलन की, हमारा जो पर्यावरणीय संतुलन है जिसकी वजह से हमारा जीवन संतुलित बना रहता है। हमारे जीवन में जितने भी विकार, हमारे वायुमंडल में, हमारे पर्यावरण में जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं वो सारे के सारे वन्य जीवों के माध्यम से, वन्य प्राणियों के माध्यम से व्यवस्थित रहते थे। लेकिन जैसे जैसे लगातार संख्या कम होती जा रही है, हमारा पर्यावरणीय संतुलन उत्पन्न होता जा रहा है, पर्यावरण संतुलन हमारा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अगर मैं बात करूँ तो वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के वन्य जीव हमारे किसी न किसी कार्य को सफल बनाते हैं, किसी न किसी कार्य में हमारी मदद करते हैं, तो इसलिए वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता होती है। वन्य जीव संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। तो इसलिए हम बात करेंगे भारत में वन्य जीव संरक्षण। तो भारत में वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो वन्य जीवों के संरक्षण को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण करने में हमारी मदद करते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में भारतीय सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा वन्य जीवन अधिनियम, यानी वन्य प्राणियों के लिए, एक वन्य प्राणियों के जीवन को बचाने के लिए वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया 1972 में। वन्य जीव अधिनियम 1972 में शुरू किया गया, अधिनियम लागू किया गया संविधान के आधार पे। यानी कि इस अधिनियम के अनुसार विभिन्न प्रकार की जो हमारी संकट उत्पन्न जनजाति प्रजातियाँ हैं या जो हमारी संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं जो विलुप्तीकरण की ओर हैं, उनका संरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई। मुख्य रूप से उन प्रजातियों को उसमें सम्मिलित किया गया जो संकट से जूझ रही हैं या जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है, उनको इनके लिए इनकी सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान बनाए गए। कानून में इनको जगह दी गई वन्य जीव संरक्षण को, क्योंकि इस अधिनियम का पूरा मुख्य उद्देश्य वन्य जीव, वन्य प्राणियों की सुरक्षा करना था, उनको संरक्षण देना था। इसलिए उनके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के जीव मंडल नीचे, विभिन्न प्रकार के नेशनल पार्क
स्थापित किए गए सरकार के द्वारा। ये नेशनल पार्क और जीव मंडल निश्चय क्या होते हैं, इनके बारे में हम अभी जानेंगे। ये ऐसे संरक्षित स्थान होते हैं जहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाता है, हस्तक्षेप नहीं होता है। पूर्णतः ये एक तरह से बात करें, इनकी सुरक्षा की दृष्टि से इनमें विभिन्न प्रकार के जीवधारी में निवास करते हैं। उनकी सारी सुविधाएँ, उनके रहन सहन से संबंधित सारी सुविधाएँ इसके अंतर्गत की जाती है। ये नेशनल पार्क की बात कर लीजिए या फिर जीव मंडल निश्चय की बात कर लीजिए, इनके माध्यम से जीवों के संरक्षण को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता है। इसी क्रम में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में एक कार्यक्रम, एक योजना शुरू की गई, जिसके माध्यम से इसका टारगेट प्रमुख रूप से बाघों की लगातार संख्या कम हो रही थी। उस संख्या को संरक्षित करने, उस संख्या को बचाए रखने के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया। हालांकि अगर बात करें इस क्रम में भारत में जितने पार्कों की बात की जा रही है, लगभग 103 नेशनल पार्क हैं। लगभग 103 नेशनल पार्क भारत में हैं, जिनके माध्यम से वन्य जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। इसमें कुछ जीवों की प्रजातियां हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसी वन्य पौधों की प्रजातियां हैं जो विलुप्तीकरण की ओर आगे आ गई हैं, विलुप्तीकरण की ओर बढ़ रही हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जीव मंडल निश्चय की बात की थी। जीव मंडल निश्चय क्या होते हैं अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज बहुत सारा विघ्न उत्पन्न हुआ है। लाइट के पावर कट की वजह से कई बार वीडियो को बीच में रोकना भी पड़ा, इसलिए मैं आज इस वीडियो को यहीं पर ओवर कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता संभवतः फिर दोबारा से इसमें कोई फॉल्ट आ जाए। तो इसलिए अगला जो हमारा जीव मंडल निश्चय टॉपिक रहेगा वो यहाँ से आगे हम शुरू करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही शॉर्ट वीडियो है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।